Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Yes students, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, रिटन बाय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर. ओके, भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है इसको. इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था श्रम विभाजन और जाति प्रथा. अब सेकंड पार्ट है मेरी कल्पना का आदर्श समाज. मेरी कल्पना मीन्स जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने कल्पना में देखते थे ऐसा समाज, उनकी कल्पना में एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए. पहले आपने जाति प्रथा के बारे में पढ़ा कि उस समय में जाति प्रथा काफ़ी फैली हुई थी और जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि समाज में श्रम विभाजन ना होकर श्रमिक विभाजन किया जाता है, और वो भी जाति प्रथा के आधार पर. तो अब उनकी दृष्टि में कैसा होना चाहिए आदर्श समाज. देखिए, जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे, यानी बोर हो गए होंगे. यह स्वाभाविक भी नहीं, यह अस्वाभाविक भी नहीं है. अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं. मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है. कि यदि मैं जातियों को मानता ही नहीं हूं तो एक समाज कैसा होना चाहिए. ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा. यानी मेरे समाज में स्वतंत्रता होनी चाहिए सब लोगों को, समता यानी समानता होनी चाहिए, भ्रातृता यानी भाईचारा होना चाहिए, लोगों में प्रेम होना चाहिए. क्या ये ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है. किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके. यानी कोई भी जो परिवर्तन होता है, जो अच्छे के लिए अगर परिवर्तन होता है तो समाज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वो अपने आप पहुंच जाए. ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए. सामाजिक जीवन की अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए. सामाजिक जीवन जो होता है उसमें संपर्क के अबाध संपर्क, बिना बाधा के, अबाध मीन्स बिना बाधा के संपर्क एक दूसरे के साथ, और उनके अनेक साधन होने चाहिए और अवसर भी होने चाहिए. तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है. क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है. लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है. यानी समाज में हम जो महसूस करते हैं, जो समाज ने हमें रीतियां दी हैं, रूल्स बनाए हैं, उसका ही नाम है लोकतंत्र. इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान हो. अब लोकतंत्र में सबके हितों का ख्याल रखा जाता है. अगर हम अपना सम्मान करते हैं तो हमें दूसरों का भी सम्मान करना पड़ता है. इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी कोई आपत्ति किसी को हो सकती है. गमनागमन की स्वाधीनता यानी आने जाने की, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे. इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती. अब स्वतंत्रता किस किस सेंस में होनी चाहिए. एक तो आने जाने की स्वतंत्रता, जीवन को सुरक्षित रखना और शरीर को सुरक्षित रखना, इसकी स्वतंत्रता, और अपने पास संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन यानी अपना आजीवन जीविका चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जो आवश्यक औजार होते हैं या सामग्री होती है वो रखने का औजार, जैसे कोई हाथ का काम करता है, मिस्त्री वगैरह है, तो उनको औजार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए. तो इस प्रकार की स्वतंत्रता से शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं होती. तो फिर मनुष्य की शक्ति के समक्ष एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए. यानी शक्ति के समक्ष और प्रभावशाली प्रयोग, यानी जो मनुष्य के पास शक्ति है उसका सामने ही प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता. जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के आधार की सुरक्षा को तो स्वीकार कर लेंगे,
परंतु मनुष्य के लक्षण और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। यानी जो शरीर की सुरक्षा है, जीवन की सुरक्षा है, संपत्ति के आधार की सुरक्षा है, जो लोग हैं जो जाति प्रथा को मानते हैं वो इसको तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मनुष्य के लक्षणों और प्रभावशाली प्रयोग को नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। यही चीज हमने जाति प्रथा में पढ़ी थी, तो वो ये चीज देने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता। दास्ता देखिए क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दास्ता क्या है? दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता कि कानून ने हमें बंदी बना लिया है, हम कानून के दास हैं। नहीं, दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यानी कोई भी व्यक्ति, कुछ व्यक्ति हमारे समाज में रहने के लिए नियम निर्धारित कर देते हैं और हमें उन नियमों को पालन करना पड़ता है। तो यह स्थिति भी, और चाहे हम उस पे राजी हों या ना हो, लेकिन हमें पालन करना पड़ता है। तो यह स्थिति भी लेखक के अकॉर्डिंग क्या है? दास्ता। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि कानून ये लागू करे, नहीं, कुछ स्पेशल लोग भी लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। जैसे जाति प्रथा है तो ऐसे भी कुछ वर्ग होते हैं जिनको अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई पेशा अपनाना पड़ता है, तो लेखक की दृष्टि में वो भी दास्ता है। अब आइए समता पर विचार करते हैं। अभी आपने पढ़ा दास्ता क्या है, पहले आपने पढ़ा था स्वतंत्रता क्या है, उसके पहले हमने पढ़ा था लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शासन की कोई पद्धति नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है और अनुभवों का आदान प्रदान है। स्वतंत्रता इस प्रकार की स्वतंत्रता थी। दास्ता क्या है? दास्ता सिर्फ कानूनी पराधीनता नहीं है, बल्कि अगर हमें कुछ व्यक्तियों के बनाए हुए नियमों का विवशतापूर्ण पालन करना पड़े तो वो भी दास्ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा समता। क्या समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? समता मीन्स समानता। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है, यानी नियमों के अकॉर्डिंग है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता का कल्याण कामना, शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्रदान करता है। अब मनुष्य की क्षमता जो है वो 3 बातों पर निर्भर करती है। किस पर? शारीरिक वंश परंपरा। वंश के अकॉर्डिंग हमारे शरीर का विकास होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं, कि जैसा हमारा परिवार होता है हमारा शरीर का विकास भी वैसा ही होता है। सामाजिक उत्तराधिकार, समाज के अकॉर्डिंग हमें अपने पेरेंट्स से क्या मिला है, उत्तराधिकार विरासत में हमें क्या मिला है। सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, यानी हम माता पिता हमारी कल्याण कामना करते हैं और हम माता पिता की कल्याण कामना करते हैं। शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञानार्जन, शिक्षा प्राप्त करना और विज्ञान की दृष्टि से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं आदि, ये सारी उपलब्धियां जिनके कारण एक सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्रदान करता है। यानी मनुष्य जो है जानवरों से अलग दिखता है। किस कारण? इन सब चीजों के कारण अलग दिखता है। और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न, और मनुष्य अपने प्रयत्नों से भी अलग दिखाई देता है। इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते। हर मनुष्य अलग होता है, सबका शरीर अलग होता है, सबके ज्ञान अलग होते हैं, सबकी कैपेबिलिटीज अलग होती हैं। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? यानी जो समता का विरोध करते हैं, समानता का, उनके पास इसका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को उचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का
पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। जितनी उसके पास क्षमता है, अगर हम उन्हें पूरा समय देते हैं कि उसका विकास करें तो ये अच्छी बात है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे। उन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा और वैज्ञानिक व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ भी प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्तम व्यवहार का हक अगर मिले, उसकी प्रतियोगिता हो, तो निश्चय वही लोग बाजी मारेंगे जो इन्होंने उत्तम कुल में जन्म लिया है, जिनकी परिवार जो प्रसिद्ध है यानी फेमस है, जिनके पास संपत्ति है पुरखों वाली, व्यवसायिक प्रतिष्ठा, और जिनका व्यवसाय में भी अच्छा ऊंचा नाम है, बिजनेस में भी, तो वही लोग बाजी मार ले जाएंगे ऊंचे उत्तम व्यवहार के कारण। तो ये सब चीजें उचित नहीं है अगर इन चीजों के अकॉर्डिंग व्यक्ति का उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। और न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे की असमानता में मनुष्यों को अपने वश की बात है, तो जहां हम तीसरे आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम दो आधारों पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है कि समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। और अगर यदि समाज चाहता है, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि यदि समाज चाहता है कि सभी व्यक्ति की जो कैपेबिलिटीज हैं वो बाहर निकल कर आए, तो उन्हें स्टार्टिंग से ही ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए कि वो अपनी क्षमताएं दिखा पाए। समता का औचित्य यहीं समाप्त नहीं होता, इसका एक और आधार भी है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है और जनता से व्यवहार करते हुए राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, ना प्रत्येक विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमता के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। अब जो राजनीतिक व्यक्ति हैं यानी नेता मंत्री जो भी हैं, उनका कितनी जनसंख्या से पाला पड़ता है, तो उनके पास जरूरी नहीं है कि उन सबके क्वेश्चंस के आंसर हों और वो सभी व्यक्तियों को उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग, उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग उनसे व्यवहार करे। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक और औचित्यपूर्ण क्यों ना हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों और श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन फिर भी चाहे कितना ही अलग क्यों ना हो, इस आधार पर हम समता को दो श्रेणियों में नहीं बांट सकते। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार और व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, और जो व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। एक नेता को तो समान व्यवहार करना पड़ेगा, हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मंत्री है वो हमारे साथ भी वही व्यवहार करे जो हमारे साथ वाले व्यक्ति के साथ कर रहा है। तो राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव होता। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। यद्यपि अब बाद में लेखक क्या कहते हैं, काल्पनिक जगत की वस्तु है कि हम सब लोग समान हैं, लेकिन ये भी सभी जानते हैं कि सब लोग समान नहीं है, किसी न किसी दृष्टि से सब लोग अलग अलग ही हैं। लेकिन राजनेताओं को सभी को एक श्रेणी में रखना पड़ता है, क्योंकि यही उनके लिए व्यवहारिक है, क्योंकि नहीं तो सब लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, लोग उसको वोटिंग नहीं करेंगे, और अगर लोग वो उसका साथ ही नहीं दे रहे तो राजनेता किस बात का। तो राजनेता को भी लोगों का साथ देना चाहिए अगर वो उनका साथ चाहता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंगली सारे लोग जो हैं समान होने चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।